अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। मशरिक़ वुस्ता की फिजा एक बार फिर जंग के शोरों से दहक उठी है। ईरान और इसराइल के दरमियान गुज़िश्ता रोज से अब तक होने वाले हमलों और जवाबी कार्रवाइयों ने हजारों जानों को खतरे में डाल दिया है, जबकि आलमी ताकतें अपनी सफबंदी में मसरूफ हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग अपने इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों में मुसल्लह अफवाद के सरबराह, पासदारान इनकलाब के सरबराह, फौजी कमांडर्स और 9 जौहरी साइंसदानों समेत 104 अफराद की शहादत और 376 ईरानी शहरियों के जख्मी होने के बाद ईरान ने भी इसराइल को मुंह तोड़ और दंदान चिकन जवाब देना शुरू कर दिया। और गुज़िश्ता रात से अब तक ईरान ने इसराइल पर 5 बड़े मिसाइल हमले किए हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, जो इसराइल के नाम निहाद दिफाई निजाम आयरन डोम की भी पकड़ में आए बगैर इसराइली दिफाई तंसीबात और दीगर मुकामात को टारगेट कर पाए। पहले रात गए ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों की भरमार ने इसराइल के औसान खता किए। वहां आज सुबह से भी ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइलों की बरसात जारी रही, जबकि जवाब में इसराइल ने भी ईरान पर अपने हमले जारी रखे, जिसके नतीजे में 20 मासूम बच्चों समेत 60 अफराद की शहादत की इत्तलात हैं। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से आज 5वें बड़े मिसाइल हमले में 7 इसराइली हलाक और 90 से जायद जख्मी हुए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक धमाकों की आवाज़ें तल अवीव, यरूशलेम और गशनदान में सुनी गई, जबकि तल अवीव में इसराइली जौहरी तहकीकी मरकज और इसराइली वजारत दिफा की इमारत को भी निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक 3 में इसराइल में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया गया और इसराइल पर 300 से जायद मिसाइल दागे गए। ईरान ने इसराइल के F-3 F-35 स्टेल्थ जंगी तैयारे भी मार गिराने का दावा किया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिनमें से मुतअद्दिद को फिजा में ही नाकारा कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले में इमारतों समेत 7 मुकामात को निशाना बनाया गया, जिससे 9 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गई और सैकड़ों अपार्टमेंट्स को भी नुकसान पहुंचा और बिजली का निजाम मफलूज हो गया। वाज़ेह रहे कि पहले ईरानी हमले में 100, दूसरे में 50, तीसरे हमले में भी तकरीबन 50 मिसाइल दागे गए थे। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ऑपरेशन वादा सादिक सोम में इसराइल की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, जिनमें इसराइली फौज के अड्डे और हथियार बनाने वाली इसराइली तंसीबात भी शामिल हैं। आला कमांडर पासदारान इनकलाब जनरल अहमद वाहिदी ने कहा है कि दुश्मन को अपनी संगीन गलती का अंदाजा हो गया है, अब वो नताइज भुगतने के मराहिल में है। उनका मजीद कहना था कि दुश्मन समझ बैठा था कि कुछ फौजी मराकज को निशाना बनाकर हमें कमजोर कर देगा और हमें खामोश कर दिया जाएगा। जनरल अहमद वाहिदी के मुताबिक मजमूई तौर पर इसराइल पर मिसाइल हमलों में 150 से ज्यादा अहदाफ कामयाबी से निशाना बनाए गए हैं। पासदारान ने दावा किया है कि इसराइली बयानात के बरक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ये बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। पासदारान इनकलाब ने साथ ही खबरदार किया कि ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है, जिस पर हमले का फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। इसराइल पर खैबर मिसाइल जल्द ही दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। इन जवाबी हमलों के बाद इसराइल की बौखलाहट का यह आलम है कि उसने अपने मुल्क में होने वाले नुकसान की फिल्म बंदी करने पर ही पाबंदी लगा दी और गुज़िश्ता रात अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज को भी इसराइली वजारत दिफा की इमारत पर हुए हमले की बराह रास्त कवरेज से रोक दिया गया। वो इसराइल ने अपनी जारहियत से ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटने या रजीम चेंज की चाल भी तो चली और गुज़िश्ता रोज भी इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी अवाम से यह अपील की थी कि वो अपनी हुकूमत से जान छुड़ा लें। तहम न सिर्फ उनकी अपील बुरी तरह रद्द की गई, बल्कि ईरानी अवाम ने अपनी हुकूमत की जानिब से इसराइल पर किए जाने वाले हमलों पर खुशियां और जश्न तक मनाया। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से भी ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान के शुमाल मगरबी शहर तबरेज में रिफाइनरी के करीब हमला किया, जबकि ईरान के मगरबी इलाकों में 3 मुकामात पर धमाके हुए और मिसाइल हमले किए गए। AFP के मुताबिक खबर रसाई एजेंसियों फारिस और महर ने रिपोर्ट किया कि इन हमलों में तबरेज और मगरबी सूबों लरिस्तान, हमदान और किरमानशाह के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक इसराइल ने तेहरान में एक रिहायशी कम्प्लेक्स पर हमला किया, जिसके नतीजे में 20 बच्चों समेत कम अज कम 60 अफराद शहीद हुए हैं। ईरानी मीडिया ने मजीद 2 फौजी कमांडर्स की शहादत की तस्दीक करते हुए बताया कि इसराइल के हमलों में मिलिट्री ऑपरेशंस के डिप्टी चीफ जनरल मेहदी रब्बानी शहीद हुए। इसके अलावा जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी भी शहीद हो गए। इसके अलावा इसराइल की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने से भी मामला तेजी से बिगड़ रहे हैं। ईरान के खबर रसाई इदारे इसना ने एटमी तवानाई के इदारे के तर्जुमान के हवाले से आज खबर दी है कि हुकूमत इसराइली हमलों में
फर्दो एटमी तनसीब को मामूली नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी है। रियासती एटमी तवानाई एजेंसी के तर्जुमान बहरोज कमालउंदी ने कहा है कि फर्दों की अफसूदगी साइट के कुछ हिस्सों को मामूली नुकसान पहुंचा है। उनका मजीद कहना था कि वहां से अहम सामान और मवाद का एक बड़ा हिस्सा मुंतकिल कर चुके थे, इसलिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और आलूदगी का भी कोई खतरा नहीं। दूसरी जानिब इसराइल ईरान पर मजीद हमलों के लिए भी तैयार है। इसराइली आर्मी चीफ अयाल जमीर का कहना है कि इसराइल के लिए ईरान तक रास्ता साफ हो गया है, तेहरान में अहदाफ को निशाना बनाना शुरू करेंगे। इसराइली आर्मी चीफ के मुताबिक इसराइली लड़ाका तैयारे तेहरान में अहदाफ पर हमले दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। ईरान के खिलाफ मजीद हमले होंगे। ये हमले ईरान की जानिब से जारी खतरात के रद्द अमल में किए जा रहे हैं, जबकि इसराइली फौज ऑपरेशनल मंसूबों के मुताबिक पेशकदमी कर रही है। इसराइल न सिर्फ खुद ईरान के खिलाफ जारहियत पर वजीर है, वहां उसे मुकम्मल तौर पर अमरीकी हिमायत भी हासिल है। इस वक्त भी इसराइल को अमरीकी अस्करी मदद हासिल है, जिसकी तस्दीक खुद अमरीकी हुक्काम कर रहे हैं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरानी मिसाइलों के खिलाफ दिफाई इंतजाम के तौर पर अमरीकी दिफाई निज़ाम और तबाहकुन बहरी जहाज इसराइल के लिए मौजूद हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका की जानिब से इसराइल के ज़मीनी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पेट्रियट और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम को इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब कर दिया गया है। अमरीकी बहरिया ने USS थॉमस हंडर को मिसाइल दिफाई सलाहियतों की वजह से मगरबी बहिरा रोम से मशरकी बहिरा रोम रवाना कर दिया है। अमरीका की जानिब से मुख्तलिफ मकामात से दीगर फौजी वसाइल भी मशरक़ वस्ता की जानिब मुंतकिल किए जाने का सिलसिला जारी है। इसी आशीर्वाद को देखते हुए ईरान ने भी तमाम तकल्लुफ़ात को बालाताक रखते हुए अमरीका, बरतानिया और फ्रांस को भी वार्निंग दे दी है कि अगर इसराइली हिमायत तर्क ना की गई तो उन ममालिक को भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इत्तलात के मुताबिक ईरान ने अमरीका, बरतानिया और फ्रांस को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने इसराइल पर तेहरान के हमले रोकने में मदद की तो खित्ते में उनके अड्डों और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी ने हफ्ते को ईरानी फौजी हुकाम के हवाले से बताया कि इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले जारी रहेंगे, जिसमें आने वाले दिनों में खित्ते में अमरीकी अड्डों को शामिल करने के अहदाफ को वुसअत दी जाएगी। फारस ने सीनियर फौजी हुकाम का हवाला देते हुए बताया कि यह तसादुम कल रात की महदूद कार्रवाइयों से खत्म नहीं होगा और ईरान के हमले जारी रहेंगे और ये कार्रवाई जारहियत करने वालों के लिए बहुत तकलीफ दे और अफसोसनाक होगी। ईरानी फौजी हुकाम ने ऐलान किया है कि आइंदा हमलों में तकरीबन 2000 मिसाइल इसराइल की जानिब दागे जाएंगे और खबरदार किया कि हमारे मिसाइल हमले साबका हमलों के मुकाबले में 20 गुना ज़्यादा शदीद होंगे। इसके अलावा ईरान ने एक और हतमी इक़दाम पर गौर शुरू कर दिया है। ईरानी कानून साज अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अपनाए हुर्मुज़ ओमान और ईरान के दरमियान वाक़ई तेल की तरसील का दुनिया का सबसे अहम रास्ता है। इसराइली हमले से जहाँ खित्ते में एक खौफनाक जंग छिड़ गई है, वहाँ इसराइल को मैसर अमरीकी हिमायत ने इसके दोहरे किरदार को भी बेनकाब कर दिया है। बल्कि ये किरदार उस वक्त सामने आया है जब अमरीका जौहरी तमन्नाई प्रोग्राम पर ईरान से मुज़ाकरात कर रहा था और कल भी इस मुतालिक छठा दौर होना था, जो ईरान के इनकार की वजह से अब नहीं हो रहा। इस मुतालिक ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का मौक़िफ़ सामने आया, जिनके मुताबिक अमरीका ने ऐसा रवैया इख्तियार किया जिससे मुज़ाकरात बेमानी हो जाते हैं। आप बैक वक्त मुज़ाकरात का दावा करें और इसराइल को ईरान की सरजमीन पर हमले की इजाज़त देकर काम तकसीम करें, ये नहीं हो सकता। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल ने सिफारती अमल पर असरअंदाज होने में कामयाबी हासिल की और ये हमला वाशिंगटन की इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं था, क्योंकि ईरान ने इसराइल के हमलों में अमरीका को शरीक जुर्म करार दिया है। ताहम वाशिंगटन ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में तेहरान से कहा कि एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करना उसका दानिशमंदाना इक़दाम होगा। अमरीका और ईरान के दरमियान एटमी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में होना है, मगर इसराइली हमलों के बाद ये वाज़ेह नहीं कि ये मुज़ाकरात होंगे या नहीं। ताहम ईरान इनकार कर चुका है कि उसने ये मुज़ाकरात नहीं करने। ईरान ने एक बार फिर इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है कि उसका यूरेनियम अफसूदगी प्रोग्राम किसी खुफिया एटमी हथियार की तैयारी के लिए है। ईरान और इसराइल के दरमियान तेज़ी से बढ़ती कशीदगी को कम करवाने के लिए आलमी दुनिया भी अपना काम कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस ने दोनों ममालिक से जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि बहुत कशीदगी हो गई, अब रुक जाने का वक्त है, अमन और सिफारतकारी का गलबा होना चाहिए। इसराइल और ईरान तनाज़े के बाद एक नई आलमी सफबंदी भी शुरू हो गई है, जब अमरीका और बरतानिया इसराइल का हामी है के हामी हैं और चीन, रूस और दीगर ममालिक ईरान की हिमायत में आकड़े हैं, जबकि पाकिस्तान अपनी माजी के मजबूत मौके पर डटा हुआ है, जिसका इजहार गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इजलास में भी भरपूर तरीके से किया गया, जबकि चीन ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए इसराइली इक़दामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की।
इसी सिलसिले में आज शाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर रब्ता करके ईरानी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया। इन तमाम मामलों पर मजीद बात करेंगे। प्राइम में ज्वाइन किया है दिफाई अमूर के माहिर मेजर जनरल रिटायर्ड जायद महमूद ने। बहुत शुक्रिया जायद महमूद साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। सर ये बताएगा कि ईरान पर जब इसराइली हमला हुआ तो उसके बाद कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि ईरान की जानिब से इतना जबरदस्त जवाब दिया जाएगा, दद्दान चिकन किस्म का जवाब दिया जाएगा इसराइल को। जब ये जवाब रात को दिया गया तो उसके बाद फिर इस जंग का तवाजुन कैसे तब्दील हुआ है? इस जवाबी हमले ने कितना किरदार अदा किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, अभी इवॉल्विंग सिचुएशन है इस वक्त। एक प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, इनिशिएट जब भी कोई करता है मुल्क वॉर को, खास तौर पे, तो हमने पास्ट में बड़ी मिसालें देखी हैं जिधर जो जाइंट है या जो बिग पावर है, उसको स्टार्ट तो इनिशिएट तो उसने कर दिया जी। लेकिन जो नोशन ऑफ विक्ट्री एट द एंड ऑफ द डे है, तो वो हमने 20 साल की वॉशिंगटन की एप्लीकेशन के बाद तालिबान को अपना नोशन ऑफ विक्ट्री लिखते हुए देखा है जी, अभी रिसेंट पास्ट में। और हम जी हाँ। सब ने ये देखा है, बड़ी ताकतों को भी बड़ा घमंड भी होता है। इसराइल जिस हिब्रिस्टिक अप्रोच के साथ अपनी ज़ायनिस्ट पॉलिसीज को लगाया हुआ उसने पूरे रीजन में, तो ऑफ कोर्स उसको कई चेकमेट तो किया है जी, करने की कोशिश की। बट स्टिल आई वुड से कि एक क्योंकि जी सिर्फ इसराइल नहीं है जी, पूरी आपको पता है टेस्ट अप्रूवल भी है। और जो ये वीक होता जाएगा तो इस बॉक्सर के बड़े कोचेस और मैनेजर्स बाहर बड़े बैठे हुए हैं। हम्म। और अनफॉर्चुनेटली जो बॉक्सिंग रिंग है ना, वो भी कोई क्राउड भी इतना तालियां तो बजा रहा है उसके लिए थोड़ी बहुत, लेकिन वो दिल से उसके हारने की शायद दुआएं भी कर रहा होगा यार। हम्म। ये अगर वो, तो कहने का मकसद कि एनवायरनमेंट इज नॉट दैट कंड्यूसिव फॉर ईरान। कुछ अपनी उनकी पॉलिसीज भी हैं, कुछ रीजनल पॉलिसीज भी ऐसी रही हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जब हम अच्छा रोल देख रहे हैं इस वक्त सऊदी अरेबिया का, उसको बिल्कुल जी अप्रिशिएट हाँ। करना चाहिए। यूएई का रोल अप्रिशिएट कर, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान ब्रूज्ड हुआ है, ये जो हिंदुत्वता की एप्लीकेशन हुई है, और पास में भी हमारा जो थोड़ा सा चीजें होती रही अनफॉर्चुनेटली। बट एनीवेज, ये क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हम सबको, मुसलमानों को खास तौर पे और हमें भी, पाकिस्तान इंक्लूडिंग पाकिस्तान, आई रिपीट इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हमें ये समझना चाहिए कि ये एप्लीकेशन अब रुकने वाली नहीं है। जी ये हाँ। भूल जाएं कि इट इज ओनली ईरान इन लाइन। ये तो एक तो साथ न्यू वहां पे नॉर्मल बन चुका है ना अब, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है। न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह करे कि सेंस प्रिवेल हो, और देखते हैं कि ईरान इसको रिस्पॉन्ड कैसे करता है जी। या अभी तक तो जो उसने, पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना, असल में ये जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है ना जी, जो टारगेट्स लिए गए हैं और या खासतौर पे मिलिट्री लीडरशिप जो ली गई है, तो वो बहुत से सवालात को जन्म देती है जी। और वॉर का ये जो हेज होता है, इस स्मोक स्क्रीन के पीछे बहुत सारी कॉन्स्पेरेसी थीरीज भी इन्वॉल्व हो जाती जी हाँ। हैं, डोमेस्टिक ऑडियंस को जो डिस्टर्ब करती हैं। जैसे अगर आप बात करें आईआरजी की और उनकी मिलिट्री के में भी कोई डिफरेंस हो, अंदर लोग बैठे, और अंदर तो हम्म। लोग बैठे हुए हैं जी। ऐसा ही इसराइल है। को एक, डेवल को एक क्रेडिट देना चाहिए कि उसने अपने जो इंटेलिजेंस, अभी आपने वो पेजर वाला केस याद जी होगा, हाँ। किस तरीके से पेजर्स उड़ाए गए, तो बिल्कुल। इंटरेस्ट है उनकी। और उसके अलावा फिर रॉ की अभी सपोर्ट भी उनको हासिल है। ये ऑलरेडी इंडियंस भी ऑलरेडी बैठे हुए, तो अब चूंकि दोनों के कॉमन तो ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं, सर तो ये इस वजह से एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं जी जी। जी। तो सर ये बताएं कि इस कशीदगी के मजीद बढ़ने के वाले से क्या आपको खदशात नजर आ रहे हैं? ज़ाहिर है जो ईरान ने जवाबी वार किया है और अभी भी ईरान कह रहा है कि हम मजीद 100 के करीब मजीद जो है वो मिसाइल फायर करेंगे इसराइल के ऊपर। तो ये जो जवाबी वार का होना, जिसकी तवक्को शायद इसराइल भी इतने तगड़े जवाब की वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वहां पर भी कोई भी कैलकुलेट नहीं कर रहा था कि इतना तगड़ा जवाब ईरान दे पाएगा। अब मजीद वो कह रहे हैं कि हम कोई 1000 के करीब हम मिसाइल मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर उनके 3 F-35 जदीद तरीन जो 5th जनरेशन तैयारे गिराए जाने का दावा सामने आना, यह भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की, इसे अगर देखा जाए तो। तो इस जवाबी जो एक ईरान की कैपेबिलिटी है, जो उन्होंने किया, जवाब दिया भी, अब आगे भी वो जो प्लान कर रहे हैं, इससे ये जो कशीदगी है वो कम होगी, इसराइल थोड़ा सा रुकेगा, या मजीद इससे कशीदगी बढ़ने का खदशा है? देखिए, ये जो आइडियोलॉजिकल बेस के ऊपर और हेट बेस्ड और ब्लड एंड डोमिनेशन की जो पॉलिसीज की एप्लीकेशन होती है, ये दीज आर नॉट नॉर्मल माइंड्स जी। हम्म। इनको लीडर्स नहीं कहना चाहिए कि वो इसराइल के बारे में भी सोचेंगे, या जो वहां पे सिविलियंस रह रहे हैं उनके बारे में सोचेंगे। जैसे मोदी अपने 26 लोगों के खून को करता है, और उनके खून की स्याही से वो अपनी एक ऑपरेशन जो है इनका संदूर, उसका स्क्रिप्ट लिखता है अपने ही लोगों के खून से। हम्म। इसी तरह वहां पे भी इसका जो भाई है लिक्विड पार्टी, वो उनको ह्यूमैनिटी से अगर कुछ होता तो वो जेनोसाइडल एक्शंस गाजा में कभी भी न कर रहे होते। जी हाँ। टेस्टेड अप्रूवल है, बेहिसी है पूरे दुनिया में। तो इनके ऊपर इन चीजों का शायद अपने लोगों के मरने का भी इतना असर नहीं होगा अगर ईरान के जो रिस्पॉन्स जाता रहेगा। ये उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो है
उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। अब ये टेररिस्ट एक्ट ही है एक किस्म के जी, जो अब आप सिविलियंस को मारते हैं, बच्चे मरे हैं, ईरान में भी बच्चे जी मरे हाँ हैं सर। जी। ये टेररिज्म, इसको वॉर कहते हुए मुझे शर्म आती है। ये वॉर नहीं है, दिस इज अ टेररिज्म, जो पहले भी वो करते रहे, अब भी कर रहे। तो उसका देखिए इंटरनल प्रेशर तो उसके ऊपर बिल्ट होगा जी, क्योंकि इसराइल के लोग अब उतने इतने बहादुर और दलेर तो नहीं है। वो कहेंगे यार किस तरह का हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हु इज ब्रिंगिंग वॉर एंड डेथ टू अस। तो वो ऐसा उसका ही है। प्रेशर बढ़ाएंगे। ये ऑलरेडी लो एप पे है जी, पॉलिटिकल इसकी पॉपुलैरिटी, फिर इसकी जो करप्शन के केसेस हैं, कि उसी को कवर करने के लिए, और मोदी साहब यहाँ अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए, तो वन ऑफ द मेजर रीजन ये इनकी एप्लीकेशन का ये भी होता है। एक और और भी फिर है, अभी एक और एंगल भी सामने इतने आया है इतने इस सारी लड़ाई के अंदर जल साहब, वो ये था कि ईरान के अंदर रजीम चेंज भी इसका एक हदफ एक बड़ा था। एक तो ये था कि ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकना इस हमले की एक बड़ी वजह थी। दूसरी एक वजह जो सामने आ रही है वो ये भी थी कि ईरान के अंदर एक रजीम चेंज लाई जाए। वैसे भी जो रज़ा पहलवी के बेटे आजकल बड़े एक्टिव है, वहाँ पे रजीम चेंज की बातें आ भी रही हैं, वहाँ से दावे भी आ रहे हैं। तो ये इसराइल ने भी इस तरह की बातें की हैं कि वहाँ पे रजीम चेंज जो है वो होनी चाहिए। जो एक नेतन्याहू का बयान भी सामने आया कि वहाँ के लोगों को उठ खड़े होना चाहिए अपने रजीम के खिलाफ। तो एक वो भी डिज़ाइन है इसके पीछे, जिस पे बीबीसी ने लिखा कि ये एक बहुत बड़ा जुआ है इसराइल का। ये बिल्कुल जो है ये इसके अपोजिट बरक्स नताइज भी निकल सकते हैं ईरान के अंदर। तो इस पे क्या क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए इसके चारों डायमेंशंस जो है वो उसके ऊपर काम इन्होंने किया है। एक तो आइडियोलॉजी बेस के ऊपर ये जो वॉर इन्होंने वेज की है, इस्लामोफोबिया के खिलाफ कह लें, और फिर उसके बाद जो वहां पे तो आइडियोलॉजिकल उसका है। मिलिट्री आपने देख लिया, मिलिट्री में इनके जो मिसाइल प्रोग्राम्स हैं या मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है, प्लस इनका जो न्यूक्लियर जो अपने वो बकौल उनके कि वो अपने मिलिट्री यूज के लिए वो कर रहे थे। हम्म, तो ये इसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स है, और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में ऑफ कोर्स रिजीम चेंज इज एट द टॉप। यही फार्मूला इन्होंने लेबनान में लगाया, यही फार्मूला इन्होंने सीरिया में शाम के लगाया, अंदर। यही फार्मूला इवन गाजा और पैलेस्टाइन के बीच में लगाया, और अभी उसी की तकरीर की है इन्होंने। 2011 में आपको याद होगा कि इन्होंने इसको, देखिए ना, ईवल ऑफ एक्सेस ऑफ ईवल में, उसी कॉन्टेक्स्ट में पूरा इसका थीम चलाया गया है जी, हम्म, इसको ईरान को जिस कॉन्टेक्स्ट में रखा गया है। तो इसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी ऑफ कोर्स है, और फिर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। अब जब वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाएगा, तो वो वक्त होगा समझ जब ये वॉर फैलेगी नेबरहुड में, जी जब हाँ। ये बिल्कुल ही पूरा अपना कि इकोनॉमिकली मुसलमानों को इतना वीक कर जाओ कि वो आप इनको, कि ये किसी के ऊपर, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो जाए जी। तो हम्म, उसकी एप्लीकेशन प्लस फिर मिलिट्री और ये सारा मिक्स करके ये आगे वॉर को इस तरह फैलाएंगे। तो उन्होंने तो बिल्कुल डिक्लेयर्ड पॉलिसी दे दिया ना, नेतन्याहू की स्पीच के बाद तो अब ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, जो वो लोगों कहते हैं कि अपने फ्रीडम के लिए आप अपना लड़ना शुरू कर दें। तो दैट इज द डिक्लेयर्ड पॉलिसी, और ऐसा ही है। ऑफ कोर्स उसको ये परस्यू करेंगे जी। तो इस जंग के खित्ते के अंदर मजीद फैलने के आपको क्या जो है खदशात लग रहे, इम्कानात लग रहे हैं कि ये महदूद रहेगी ईरान तक, या ये जंग फैलेगी? समर देखें, इन प्रिंसिपल तो मैं अपने जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जंग फैल चुकी है। हम्म, जब आपको दुश्मन का प्लान पता चल जाए, व्हाट इज लीडरशिप, लीडरशिप का क्या काम होता है, एक दो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने होते हैं ना, उसने जी ये हाँ। गलियां सड़कें नालियां तो नहीं बनवानी होती। तो उसका काम होता है विजनरी होना, उसका बहुत जरूरी होता है। तो आई थिंक ये वॉर ऑलरेडी जिन जिन बॉर्डर्स पे पहुंच गई है, समझे नेबरिंग कंट्री को कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि वॉर आपके घर के अंदर आ गई है जी। तो पाकिस्तान को देखे, पाकिस्तान के ऊपर भी उसने पैरेलल एप्लीकेशन अपने हिंदू जो जायनिज्म है उसके थ्रू उसने एप्लीकेशन करवा दी हुई है जी। तो हमारा भी, हम भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। अभी जो बाकी कंट्रीज रह गई हैं अरब वर्ल्ड की, आपकी तो रेत सिरक रही है जी आपके हाथ से, ये उनको समझने की जरूरत है। तो एप्लीकेशन इन प्रिंसिपल अभी सिर्फ यह कि ऑन ग्राउंड उसकी मैनिफेस्टेशन होनी है। आप पास्ट की जरा थोड़ा सा ना सही एनालिसिस है। करें, समझिए बहुत जरूरी है। इराक ईरान का वाला कॉन्टेक्स्ट देखें, यही ईरान को सपोर्ट किया जा रहा था। इराक को देखे कहां कहां से सपोर्ट आती थी, फिर जी वही हाँ। इराक में मैस डिस्ट्रक्शन, वही इराक जिसमें फिर आपने कहा जी मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन है, विच वाज अ शरेड। जी हाँ। कोई नहीं, आपने वहां पे कंफ्यूज करके उस मुल्क का अमन, सीरिया, द मेन पावर हब जो आप कहते हैं, देखे ना, अरब वर्ल्ड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो सीरिया है जी, उसकी हालत देखे क्या बना दी गई है जी। ऐसा ही है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये बाकी किसी पावर सेंटर को रहने देंगे? ये जब आपके चीजें खत्म हो जाएंगी, डॉलर शॉलर जो आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं दाएं बाएं, ये आपको पता नहीं चलेंगे हमारे आए मैं ये नहीं कह रहा कि ना करें, लेकिन पीस के लिए कोई तो एक्टिविटी करें ना। एब्सेंशिया ऑफ वॉर डजंट मीन कि आपके सही इलाके है। में पीस आ गया है। देखिए सऊदी अरेबिया ने रियलाइजेशन है, उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली, उनका विजिट भी हुआ है, उनके मिनिस्टर ईरान जी में हाँ। आ गए, क्योंकि वो समझ रहे हैं, वो उन चीजों को समझ रहे हैं, वहां पे अंडरस्टैंडिंग है और मेजर कंट्री है। और ईरान इज लकी कि सऊदी अरेबिया इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में अपना एक रोल प्ले लेकिन करना चाह रहे हैं लेकिन जी। जल साहब, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी पहले हमने देखा गजा के मामले पर सिर्फ लिप सर्विस होती रही, कोई मुसलमान मुल्क जो है वो उस तरह से सामने नहीं आ सके।
हालांकि ओआईसी कायम की गई थी इसी मकसद के लिए। ओआईसी खामोश है, दूसरा इस्लामी मुल्क जो है वो उस पर हमला हो चुका है, लेकिन ओआईसी खामोश है। और अक़वाम मुत्तहिदा जैसा बड़ा इदारा जिसका काम ही जंगों को रोकना था, वो इदारा भी बिल्कुल जो है वो गैर मौसर साबित हुआ है। ये देखिए समर, ये तो डेलिबरेटली इन दोनों जो ममालिक है ना, वहां पे इसराइल, लिक्विड पार्टी, और यहाँ पे आरएसएस की बीजेपी और इंडिया, ये जो रूल बेस्ड सोसाइटीज का जो फंक्शनिंग है ना जी, इसको इन्होंने सीरियसली चैलेंज किया है। ये खुद ही एग्जीक्यूशनर्स, ये खुद ही जज बनते हैं, खुद ही ज्यूरी हैं, खुद ही एग्जीक्यूशनर्स हैं, तो ये खुद ही अपने आप को एक क्योंकि इनको टेस्टेड अप्रूवल है बड़े साहब की, तो दे हैव टू बी ये अंडरमाइन कर रही है, यूनाइटेड नेशन को नहीं मानते, आलमी अदालत को नहीं मानते। जिस सही। तरीके से घटिया रिमार्क्स सेक्रेटरी जनरल के बारे में दिए जाते हैं, तो इन्होंने डेलिबरेटली उनको अंडरमाइन किया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला एक सिलसिला सही चल है पड़ा है जी। सर। और आपने कहा फाइनली सर। ओआईसी खामोश, जी जी जी। खामोश है। ओआईसी देखिए खामोश या बोलना उस चीज का बनता है जो एग्जिस्ट करती हो। मेरी नजर में वो खामोश है या बोले हुए, जब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आपको खामोश ही सही है नजर सर। आएगी ना। फाइनली ये बताइएगा कि जो अब नाए हुर्मुज़ को बंद करने के हवाले से धमकी दी है ईरान ने, ज़ाहिर है बहुत बड़ी तेल की सप्लाई वहाँ से गुजरती है, तो ये थ्रेट क्या काम आ सकती है एक मौसर जंगबंदी की तरफ इक़दामात के लिए? ऑफ कोर्स, आप जब हिट करेंगे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, अब जैसे देखें ना इंडियन पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में वो बड़ी थ्रेट देते हैं जी, नेवी आएगी, ये हम्म। करेंगे, वो करेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट रहेगा? अगर वो देखिए ना, ईरान में बच्चे मरे हैं जी, ईरान में उनको क्या लगे कि जी जब आपने मौत के खेल के साथ शुरू हो जाता है ना, तो फिर यू हैव नथिंग टू, वंस यू हैव नथिंग टू लूज, तो आप फिर किसी हद तक जाएंगे। हम्म। इट इज अ वेरी इफेक्टिव वेपन जी, ये बहुत बड़ा वेपन है। और ये जिन पावर्स के पास, फिर आपने जब एस्केलेशन लेडर पे जाना होता है, और वहां पे आपको जब तक आप मैचिंग रिस्पांस नहीं देंगे, आपको मिसाल के तौर पे वो मिसाइल मार रहे हैं, आपको जहाज मार रहे हैं, और आप आगे से क्या कर रहे हैं जी, आप एक आध मिसाइल फायर कर देंगे तो रिस्पांस तो वो तो मजे लेता रहेगा, इसको प्रोलॉन्ग करता रहेगा, ऐसा ही है। ब्लीड करता रहेगा, अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर। तो यू हैव टू क्रिएट द कॉस्ट ऑफ द वॉर, ताकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करे कि यार ये किधर सही है। लेके जा रहे हैं। देखिए ना आप, एक छोटी सी एग्जांपल है कि 24 आवर्स पहले, बिफोर आर एक्शंस, ये पहलगाम के कॉन्टेक्स्ट में, तो जेडी वेंस कह रहे हैं दिस इज नन ऑफ आवर प्रॉब्लम, ऐसा ये ही है। आप लोग खुद ही सॉल्व करें। तो जब आपने कॉस्ट क्रिएट कर दी, तो आपने कोच ने जब देख लिया कि मेरे बॉक्सर का तो उसने जी टॉवल हाँ। फौरन फेंका है कि इसको तो मार पड़ दी शुरू। यू हैव टू क्रिएट अ कॉस्ट, ठीक है ना। एग्जैक्टली। इस तरह आपने अगर आपने जंग को तो जब आप वो क्रिएट करेंगे, तो यू विल हैव अ बेटर एनवायरनमेंट ऑन द टेबल। सही है। आज फर्ज करें इसी जगह पे जंग खत्म हो जाती है और ये नेगोशिएशंस दोबारा शुरू हो जाती है जो भी स्टाल हो गई हैं, तो आप ईरान को कौन सुनेगा? सही है। प्रेसिडेंट ट्रंप का आपने एटीट्यूड देख लिया है। अगर किसी ऐसा ने ही है। देखना हो तो वो जब जेलेंस्की उनके ऑफिस में बैठे हुए थे, ठीक। तो ये इस वक्त जो लीडरशिप है ना जी दुनिया की, ये जरा पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, थग्स, टेररिस्ट, सही है। ये लोग ज्यादा पावर में आ गए हैं, और एक जो वे ऑफ लीडरशिप का बड़ा फंक्शनिंग ये क्राइसिस है दुनिया के दुनिया के फंक्शनैलिटी अंदर, का। जिसकी वजह से ये क्राइसिस जो है वो जन्म ले रहे हैं, और इन जंगों का खात्मा करने के लिए ऐसी कोई बड़ी लीडरशिप जो है दुनिया में दस्तयाब नहीं है। बहुत शुक्रिया जज साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर मुआशी असरात बहुत बड़े आने वाले हैं इस जंग के भी। और आज एक फैटफ की बड़ी खबर भी सामने आई कि भारत की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाने के हवाले से। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम के लिए आज दो बड़ी खबरें हैं। एक तो खबर है, अच्छी खबर, जो कि फैटफ के हवाले से भारत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डाला। भारत का जो मेन फोकस था, जो उन्होंने अपना एक डिप्लोमेटिक मिशन भी भेजा था, अपना एक पार्लिमानी एक सियासी मिशन भी भेजा था, बैरून मुल्क रवाना किया था, उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाया जाए। लेकिन फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डाला, बल्कि पाकिस्तान की जो मॉनिटरिंग है वो जो है उसमें रखने का पाकिस्तान को फैसला किया। वो भी 5 में से अब शोबे कम करके 2 कर दिए हैं। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छी खबर है। इस पर मजीद बात भी करेंगे। और एक बुरी खबर जो पाकिस्तानी अवाम के लिए आ रही है वो ये है कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जो बजट के अंदर फैसले किए गए हैं, इकदाम उठाए गए हैं, उससे कम से कम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। दूसरा, जो ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जारी है, उससे ऑलरेडी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर जा चुकी हैं। अब ईरान अगर अब नाए हुर्मुज़ को ब्लॉक करने की बात कर रहा है, बंद करने की बात कर रहा है, तो इससे तो ये कीमतें मज़ीद ऊपर जा सकती हैं। किस तरह का इम्पैक्ट पाकिस्तानी अवाम पर आएगा, बात करके हमारे साथ मौजूद हैं हकान नजीब साहब, मुआशी उमूर के माहिर। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान जंग की कैफियत की वजह से
आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ऑलरेडी कल पाकिस्तान में 1 से 5 रुपए तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में क्या लग रहा है आपको, कितना इंपैक्ट आएगा पाकिस्तानी अवाम के ऊपर इसका? तो सामर साहब, ये इम्पैक्ट सिर्फ तेल का नहीं है। वो तो इस तरह से है कि अगर 5 मई की कीमत लें क्रूड की, तो वो थी $57। या आज की कीमत है $73। या ये $16 पर बैरल या 30% कीमत बढ़ गई है। या तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा जंप आया है। अगर एवरेज पाकिस्तान $60 का भी लेता रहा है, तो उसमें भी $10-12 का ऊपर इम्पैक्ट आ गया है। ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है। 80% हमारी जो तेल की ज़रूरत है, वो इम्पोर्टेड से पूरी होती है। सो इसका एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा। पर समर मंडे को अगर आप देखें, तो एक इसका जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, वो ये है कि जब तक ये नहीं हुआ था, तो मैं भी ये कहता था कि पाकिस्तान को अपने पॉलिसी रेट में कमी करनी चाहिए, जी और हाँ। कमी की गुंजाइश जो है वो दिखाई देनी चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी में। 11% का रेट है, बिनाइन इन्फ्लेशन है। सीपीआई से उन्होंने जोड़ा हुआ है, हालांकि ये जोड़ना सीपीआई से नहीं चाहिए, ये जोड़ना चाहिए जो इसको निकाल के हेडलाइन इन्फ्लेशन से नहीं या जोड़ना चाहिए। चलें, उससे जो है तो वो 5% पे है। अच्छा, अगर 5% पे है तो देर वॉज रूम, बट आई थिंक कि जरूर आईएमएफ के साथ कम्युनिकेशन स्टेट बैंक की होगी, और जब कहा तो एमपीसी है मिलेगी। वजीर खजाना ने कि सिंगल डिजिट में आ जाएगा हमारा पॉलिसी रेट। बट आई थिंक दोज थॉट्स वर बिफोर वी वेंट इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट जो हम्म। ईरान का है अभी। अभी भी जगह तो जरूर है। आई थिंक इवन डायरेक्शनली मूव करते रहना चाहिए। एक तो ये है। फिर आप देखिए कि अगर आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता है, मतलब अगर आपका इंपोर्ट बिल 2-2.5 अरब डॉलर का फर्क पड़ता है, तो यही वो खसारा है जो करंट अकाउंट का आपका फौरन खड़ा हो सकता है, बिकॉज आप चंद सौ मिलियन करंट अकाउंट के सरप्लस में हैं। एक उस पे फर्क या पड़ेगा। फिर आप वैसे देखिए ना कि अगर रीजनली टेंशन होती है, तो जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, बिकॉज ऐसे ही। आपके साथ है ना, बिल्कुल यू आर या बॉर्डरिंग कंट्री, राइट। तो एक रीजनली एक डिस्टरबेंस आती है, तो जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, जिसने बलूचिस्तान में आके हमारे रेकोडेक में, या जिसने हमारे माइंस एंड मिनरल्स में लगाने हैं पैसे, वी हैव टू थिंक मच डीपर। उधर भी इम्पैक्ट आएगा। हमारी हम्म, एफडीआई ड्रिवन अगर है ऑन माइंस एंड मिनरल्स, एग्रीकल्चर, अहम नुकता हम है। चोलिस्तान को करने जा रहे हैं। सो देयर इज अ वाइडर इम्पैक्ट, क्योंकि इन्वेस्टर में ना, जिसको आप कहते हैं, वो रिस्क अवर्स हो जाता है। वो सही। कहता है नहीं यार, लेट्स वेट इट आउट। आपने खुद पैसे लगाने हो, तो आप भी यही कहेंगे, आप जस्ट थिंक ऐसा ही अबाउट है। इट लाइक। तो इस फिर एक चीज जो बिल्कुल मेंशन नहीं हुई, देखिए अभी तक एक तनाजा चल रहा था, जिसमें ईरान पाकिस्तान की एक पाइपलाइन का इशू था, ईरान सैंक्शन था। हमारी तरफ से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हम्म। थी। अब आप देखिए कि वो चीज कितनी बदल गई है। तो आखिर में मैं ये कहूंगा कि मैंने तो हमेशा ये कहा है इस टॉपिक पे, कि देखिए पाकिस्तान एक रीजन में है जहाँ पे रीजनल ट्रेड की बड़ी गुंजाइश है। या ईरान से 2.5-3 अरब डॉलर की करीब मेरा ख्याल है एक ट्रेड होती है। लास्ट जो हमारे विजिट्स थे अथॉरिटीज के, क्या सही है। बात हुई थी कि इसको 10 अरब डॉलर तक ले हम्म। जाएंगे। मैंने तो आपको बहुत सी चीजें ऐसी अभी आपके सामने जी रखी हाँ। हैं। और फिर बार्टर ट्रेड होती है। सो ऑल इन ऑल, आई रियली होप कि तो सर जैसे हम एक एक वहाँ से इम्पैक्ट आ रहा है, दूसरा हमने बजट के अंदर भी जो इकदाम उठाए हैं उसमें जो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो अब पूरे 100 तक उसकी लेगी कैपेसिटी। फिर साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं कार्बन टैक्स भी लगाया जा रहा है, तकरीबन 2.5 रुपये पर लीटर वो भी लगेगा। तो ये तो हमारे अपने भी जो इकदाम हैं वो भी तो ऑलरेडी प्राइसेस को काफ़ी ऊपर ले जाएंगे। तो समरी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए रखा है कि आपने तकरीबन 300 अरब अगर ज्यादा कमाने हैं और हम्म। बजट किए हुए हैं, तो उसका फॉरेन इम्पैक्ट तो आपके फिस्कल डेफिसिट पे आता है, क्योंकि अभी बढ़ाना तो मुश्किल हो जाएगा। हम्म। अगर इंटरनेशनल प्राइस से इतना बड़ा जंप आ रहा होगा, तो किसी भी अथॉरिटी के लिए एकदम उसके साथ पीडीएल बढ़ाना प्लस 2.5 रुपए लेवी करना 1 जुलाई को, वो मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज ये याद रखिए, जब बजट हम्म। प्रेजेंट हुआ था, तो सब ये समझते थे कि नीचे बिनाइन आएंगी कीमतें। ऑयल प्राइसेस हैं और बिनाइन ही रहेंगी, हम्म। और उसमें ये हाइक देंगे। तो ऑब्वियसली अब हुकूमत को बड़ी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करनी पड़ेगी। और ट्रेंड तो सर इसीलिए यही है कि जब कीमतें आलमी मंडी में गिरती हैं तो वो आवाम को पास ऑन करने के बजाय वो पीडीएल मजीद बढ़ा दी जाती है। समर में बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ कहूँ, जब हमने इसके पैसे यूज किए 7.5 रुपए इलेक्ट्रिसिटी पे छोड़ने के लिए, जब आपको हाँ, याद है हमने बिल्कुल इसकी ऐसा ही है। कीमत नहीं। तो ठीक, बलोचिस्तान की यानी सड़क आ गई थी कोई। जी। अच्छा, एंड आई मेड इट अ पॉइंट टू से कि देखें, ठीक है, ये अथॉरिटीज का सवाब दीदी इख्तियार है कि वो कहाँ से पैसे उठा के कहाँ ले जाएं। पर मैं हमेशा कहता हूं कि क्रॉस सब्सिडाइजेशन ऐसी चीज पे जो इंपोर्टेड हो, वो बहुत ध्यान से सही। करनी चाहिए।
बिकॉज वो आपको हाथ में नहीं है तब्दील करना। और सर और आप फाइनली हकान जी साहब ये बताएं कि जो फैटफ वाली बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है, इस पे आप क्या कहेंगे? भारत ने तो बड़ी भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में डलवा दिया जाए। कितना बड़ा ये पाकिस्तान के लिए ये अचीवमेंट है कि भारत इसमें कामयाब नहीं हो सका और पाकिस्तान जो है ये ग्रे लिस्ट में नहीं गया? मैं पार्टली इसको अंग्रेजी में कहूंगा ताकि हमारे सारे ऑडियंस समझे। जब हमने पाकिस्तान को निकाला था ग्रे लिस्ट से, तो मैं आपको बताऊं, मैं उस टीम का पार्ट था। मैं पेरिस जी भी हाँ। जाता था, हम फैटिफ में गुफ्तगू करते थे। हमने लेजिस्लेटिव रिफॉर्म किए और इतने किए कि आप सोच नहीं सकते। हमने इंस्टीट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथनिंग की और प्रोविंसेस की सतह पर जाकर की, ना सिर्फ बिकॉज फेडरल का तो जी हाँ। जुरिस्डिक्शन नहीं है, जुरिस्डिक्शन तो सारी प्रोविंसेस। टारगेटेड एक्शंस लिए अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग। और बिल्कुल हमारा जो एएमएल एक्ट है, हमारा जो एफएमयू बना, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग जी हाँ। यूनिट बना, हमने उस पे काम किया और हमने डेटा और रिपोर्टिंग को बहुत बेहतर किया। हमने 27 एक्शंस पूरे किए एशिया पैसिफिक ग्रुप के, फिर हमें 7 एक्शंस दे दिए गए, हमने वो भी पूरे किए। सही हमने है। रिकॉर्ड काम किया। इस वक्त पाकिस्तान की क्लीन फाइनेंसिंग है, पाकिस्तान ने बहुत काम किया है, मुझे बहुत ही खुशी है। और मैं फिर उन ममालिक का नाम हमेशा लेता हूं, तब भी थे, चाइना और टर्की से तब जी भी हाँ। कंसल्ट किया था एंड दे वर इन सपोर्ट। और मैं अब इस दफा मैंने सुना है कि जापान भी हमारी सपोर्ट में आया। दीज आर कंट्रीज दैट आर कुछ तो हमारे बहुत ही बिल्कुल करीबी दोस्त हैं और न्यूट्रल हैं, सो हैट्स ऑफ टू देम। और इंडिया को ये समझना चाहिए, मैं अब भी कहता हूं कि यार वी हैव टू लिव लाइक नेबर्स, वी कांट बी सही। पोकिंग इनटू ईच अदर ऑल द टाइम। आई मीन हम मैच्योर 78 साला नेशंस हैं। सही है। पाकिस्तान ने तो रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर होने का मतलब हर जगह पर सबूत दिया ना, कहाँ पे नहीं सही दिया। है। सो चलें, बहुत लेट्स शुक्रिया। लाइक बहुत शुक्रिया हकान नजीब साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, यकीनी तौर पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भारतीय इक़दामात थे, भारत की कोशिश थी, सबसे बड़ी कोशिश थी कि पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में डलवाया जाए, उसमें भारत नाकाम हुआ। उसके पीछे बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान ने वो तमाम इक़दामात उठाए जो कि एग्री किए गए थे फैटफ के साथ, और निगरानी भी जिन शोबों में रखी गई है, पहले 5 थे, अब वो कम करके मज़ीद 2 कर दिए गए हैं। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे सियासी मैदान में काफ़ी ज़्यादा आज नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान तानाजनी का सिलसिला जारी रहा। डिबेट हो रही है बजट पर, लेकिन इसमें जो है कुछ सियासी मामलात को जो है वो हुकूमत काफ़ी ज़्यादा कुरेदने लग गई है। गैर ज़रूरी इशूज़ को जो है वो छेड़ा जा रहा है। बात होगी इस पर ब्रेक के बाद। हमारे साथ में वेलकम बैक। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में भारत को मिलने वाली शर्मिंदगी और अजीमत उसका पीछा नहीं छोड़ रही। एक के बाद एक महाज पर भारत को पाकिस्तान मुखालफत में लेने के देने पड़ रहे हैं। पहले दिफाई तौर पर इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, अब सिफारती सतह पर भी भारत की कोई नहीं सुन रहा। इस मुतालिक पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी आज उस वक्त भी मिली जब FATF ने भी भारत की जानिब से पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट पर डालने की ख्वाहिश और कोशिश को यकसर नजरअंदाज कर दिया। हालिया वाक़े पर भारत में अपोजिशन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी का नाम दे रही है। वहां पाकिस्तान ने भी इस मुतालिक माजी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और अस्करी क़यादत को टारगेट किया जा रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन की वापसी के मामले को उस दौर की क़यादत का सरेंडर करार दे दिया। साथ ही उन्होंने PTI को यह मशवरा दिया कि वो माइनस इमरान खान की जानिब बढ़े, जिसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने भी ख्वाजा आसिफ को भरपूर तरीके से आड़े हाथों लिया, जिनके बकौल हालिया पाक इंडिया तनाज़े में नवाज शरीफ गायब रहे, जबकि मुस्लिम लीग नून में ख्वाजा आसिफ की हैसियत सिर्फ टेस्ट बजाने जैसी है। आज से चंद साल कबल जब अभिनंदन आया था, हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था, और हम उस तारीख पे उस वक्त भी शर्मिंदा हुए, आज भी शर्मिंदा है कि आर्मी चीफ और उस वक्त के वजीर आजम ने मिलके कौमी वकार को ठेस पहुंचाई। 2019 में इस पार्लियामेंट में आप सारे मौजूद थे, हमने जॉइंट सिटिंग बुलाया। जॉइंट सिटिंग में इस पार्लियामेंट में डिस्कशन डिबेट हुई और उसमें मुश्तरका फैसला हुआ कि अभिनंदन को की वापसी इस पार्लियामेंट ने फैसला किया था। मैं पूछना चाहता हूं जनाब स्पीकर के इस पूरे मामले में मियां नवाज शरीफ साहब आपका लीडर किधर था? आपने अगर रिश्ता रखना है तो इस मुल्क से रिश्ता रखें, अपने अंदर से क़यादत पैदा करें। 70 के अशरे में जो इंसान पहुंचे होते हैं उनकी एग्जिट जो है कोई ज्यादा दूर नहीं होती। नई लीडरशिप तैयार करें ताकि आपकी पार्टी जिंदा रहे। ख्वाजा साहब कहते हैं कि तुम जो है ना एक शख्स के इर्द गिर्द जो है ना आगे पीछे हो रहे हो। ख्वाजा साहब, आपने तो एक पूरा नस्ल तैयार किया हुआ है।
तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौर चेयरमैन बन जाता है। तहरीक इंसाफ में उमर अयूब अपोजिशन लीडर बन जाता है। तुम्हारे किस्मत में ये नहीं है, तुमने सिर्फ तालियां बजानी है और डेस्क बजाने हैं, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि एक अहम तरीन मौके पर, एक नाजुक मौके पर, नाजुक मरहले पर हुकूमत को यह मुतनाज़ बहस क्यों छेड़नी पड़ी, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में माइनस इमरान खान का प्रोजेक्ट हुकूमती हलकों में संजीदगी से लिया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करके प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने, जबकि हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनान साहब आपका और शौकत यूसुफजई साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा अफनान साहब कि क्या वजह है कि आज एक तरफ मुल्क में यकजहती की जरूरत है, मुल्क में आप एक नई बहस आपने छेड़ दी आज ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली के अंदर डिबेट में कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में जब 2019 में अटैक हुआ था भारत की जानिब से, तो उस वक्त जब हमने भारतीय तैयारी गिराए थे, अभिनंदन पाकिस्तान में जब उनका पायलट हमने पकड़ा था, तो वो पाकिस्तान का सरेंडर था जो अभिनंदन का भारत को वापस करना। तो ये क्या नई बहस नून लीग ने छेड़ दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब आपने उनके जहाज गिराए तो आपका अपर हैंड था, और अगर आप चाहते तो आप जो है उसको अभिनंदन को रोक सकते थे। अभी मतलब कि आपको कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर ही उसको वापस करते। तो उस अगर तनाजुर में बात को देखा जाए तो वो ठीक कह रहे हैं कि क्या मुसीबत थी कि आपने जो है वो उनको, मतलब मिसाल के तौर पे हमने उसको कुलभूषण को पकड़ा था तो हमने उसको वापस तो नहीं किया था ना, ये हमें बल्कि कहते थे कुलभूषण को इन्होंने वापस कर दिया। लेकिन इनकी बारी जब इन्होंने अभिनंदन को पकड़ा तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर उसको वापस कर दिया, तो वो फिर सरेंडर ही हुआ ना। इस दफ़ा नरेंद्र ने सरेंडर हमारे सामने किया, पिछली दफ़ा इन्होंने जो है उनके सामने कर दिया था। सर क्यों कौमी फतूहात को जो है सियासत की नज़र कर रहे हैं और उसे जो है आप कंफ्यूजन फैला रहे हैं मुल्क के अंदर? जाहिर है वो एक हालत जंग में थे, हम जंग के अंदर एस्केलेशन लेडर से निकलने के लिए आपको सुपीरियरिटी के साथ आपने निकलना होता है। हमने उनके तैयारी गिराए हुए थे, हम अगर उस एस्केलेशन लेडर से एग्जिट हो रहा था, मिल रहा था हमें उनका पायलट वापस करके, तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी। और ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला था पाकिस्तान का, सिर्फ उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला नहीं था, बल्कि हमारी अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत का ये फैसला था जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मुफाद में साबित हुआ था। इसको आप क्यों सियासी फ़ायदे के लिए जो है वो कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं? और जो कुलभूषण जाधव का मामला है वो जंग में नहीं पकड़ा था, वो एक जासूस था जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सिनेरियो है। नहीं, लेकिन उस पे भी उन्होंने धमकियां हमें दी थी कि इसको रिलीज करें, हमने नहीं किया तो उसको रिलीज। मैं यही बात कर रहा हूँ कि देखें, धमकी पे तो हमने अभिनंदन को नहीं छोड़ा था ना, वो तो हमने अपनी विल पे छोड़ा था। नहीं, वो धमकी थी जिसके ऊपर इन्होंने फिर छोड़ दिया था। बात ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि एस्केलेशन लैडर पे हमारी सुपीरियॉरिटी थी, हमने सुपीरियॉरिटी को जो है अपनी कन्वर्ट कर दिया इनटू एन इंफीरियॉरिटी जब हमने अभिनंदन जो है उसको सरेंडर कर दिया। अगर हम उसको ना करते तो हमारा अपर एज रहता। जब हमने उसको दे दिया तो जा रहा है उनका हो गया। उन्होंने कहा देखें इंडिया ने क्या नैरेटिव बनाया, हमने 24 घंटे में पाकिस्तान को धमकी लगाई। ये बात कहते हैं मोदी अपनी तकरीरों में कि हमने उनको धमकी लगाई और उन्होंने हमें अभिनंदन वो तो इस जंग के बारे में भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो तो झूठ बोलना तो नरेंद्र मोदी का एक उनका शेवा है, वो तो झूठ ही बोलेंगे, वो तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए, खिफत मिटाने के लिए 100 तरह के झूठ बोलेंगे। लेकिन देखे ना, बात ये है कि आपको एक एज मिला हुआ था जिसको आपने जो है वो जाया कर दिया। क्यों जी शौकत साहब, ये बुजदिली पर मबनी एक फैसला था आपका, सरेंडर था अभिनंदन को वापस करना, या क्या था ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, वजीर दिफा आसिफ ख्वाजा आसिफ की बातों को इतना सीरियस ना लें। उनने जब भी बात की इनके लिए मुश्किलात ही पैदा की हैं। मैं अफनान भाई को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पहली दफ़ा इनको एक मुश्किल में देखा जो ये डिफेंड करने जा रहे हैं। अब ये कैसे डिफेंड करेंगे इस चीज़ को? उससे तो देखें, आपकी सिफारती जंग आपने जीती थी। एक पूरी दुनिया को आपने मैसेज दिया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम अमन के दाई हैं। उनको अमन का पैगाम देना था और कोई मकसद नहीं था उसका। और ये जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्दी कर रहा है, तो वो हमने दुनिया को बताया कि दहशतगर्दी में पहल जो है भारत कर रहा है, और देखो हमने पकड़ के भी एक अमन का मैसेज दिया उसको। तो उस वक़्त का तो फैसला कोई अकेला नहीं था, वो एक मुश्तरका फैसला था। और हमेशा जिनकी तरफ ये इशारा करें कि हमने जंग जीती है, आपने जंग नहीं जीती है, ये जिन्होंने लड़ी है उन्होंने जीती। अफनान साहब, बजट की जहां अगर हम बात करें तो आपके पास तो एक और बड़ा चैलेंज आगे आने वाले दिनों में आने वाला है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बड़ी चढ़ने वाली हैं। अभी ये कल से ही जो है कीमतें बढ़ जाएंगी, फिर अगला जो आएगा क्वार्टर उसमें कीमतें मजीद बढ़ेंगी। आपकी सर जो फोर्टनाइटली आप कीमतों का जायजा लेते हैं,
क्योंकि ये जो ईरान इसराइल जंग की वजह से आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, और अगर वो अपना हरमुज़ भी बंद कर देते हैं तो फिर तो मजीद ये कीमतें जो है वो ऊपर ऊपर चली जाएंगी। तो कैसे रिलीफ देंगे आवाम को ऐसे में? आप तो ये एक ला हासिल बहसों में आपने उलझा दिया है। देखिए, बात ये है कि अगर ज़ाहिर है, अगर ईरान ने ये फैसला किया कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना है, तो फिर ज़ाहिर है इसके अंदर हमारी सफारतकारी जो है वो काम आएगी, और हमारे जो उनके साथ ताल्लुकात हैं वो काम आएँगे। वो ये मैं नहीं समझता कि वो कोई ब्लैंकेट उसको वो बंद कर देंगे। वो देखेंगे कि जो उनके अलाइज़ हैं, उनका तेल वो नहीं बंद करेंगे, जो उनके दुश्मन हैं उनका वो बंद करेंगे। मिसाल के तौर जी। पे अगर आप यमन का मिसाल ले लें, तो यमन जो है वो चाइना के और बहुत सारे और ममालिक के हमारे उनकी शिप्स को नहीं टारगेट करता, लेकिन जो दुश्मन ममालिक उन्होंने अपने किए हैं उनको वो करता है टारगेट। सही। तो हमारा वैसे भी एक अच्छा ताल्लुक है, और हम जो है वो इस जंग के अंदर सही है। बिल्कुल ये समझते हैं कि ईरान हक पे है, और उनके साथ ज्यादती की जा रही है, और हम बिल्कुल उनकी सपोर्ट करेंगे इसके ऊपर। शौकत साहब, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा, तहरीक साहब को मशवरा दिया कि मुतबादल क़यादत लेकर आएँ, नए लोग लेकर आएँ। तो क्या ये कोई -1 की कोई नई कोशिश शुरू होने वाली है आपकी पार्टी के अंदर? देखिए, ख्वाजा आसिफ बेशक कोई भी बात करे, मैंने आपसे पहले ही कहा कि उसको संजीदा ना लें, उसके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? -1 का क्या मकसद है? इमरान खान के बगैर तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल हो जाएगी। देखिए, इस वक़्त पाकिस्तान के 70-80% लोग उसके साथ हैं। आप बेशक जो भी कर लें, जो भी कह दें। देखिए ना, अभी लीडरशिप यही होती है ना कि अगर आप जब ये आज तो ये पूरे क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने जंग जीती ना, हम्म। लेकिन आपने देखा होगा कि पूरे जितने भी हमले होते रहे, पंजाब के ऊपर होते रहे, लेकिन पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो थी, वो खामोश रही, मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं हम्म। बोला। नवाज़ शरीफ साहब ने मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। अभी जब जहाज़ गिरा तो हम सब ने उसकी वो की, तशवीश का इज़हार भी किया, अफ़सोस का इज़हार भी किया, और जो जो जिन लोगों के अमवातें हुई उनकी फैमिली के साथ, और इन्होंने डायरेक्टली जो है ना मोदी के साथ इज़हार हमदर्दी का वो किया हम्म। कि मुझे मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। नहीं, तो वो मोदी से इनके नहीं तो किया, देखे वो ना। वाक़े पे अफ़सोस का इज़हार किया था। जी, यही मैं कह रहा हूँ ना कि इनको उस वक़्त भी बोलना चाहिए था, जब ये पाक इंडिया जब जंग हो रही थी ना, उस वक़्त भी मोदी के खिलाफ बोलना चाहिए था। उस वक़्त वो खामोश रहे, उस वक़्त। लेकिन अब देखिए, ख्वाजा आसिफ की ख्वाहिशात के ऊपर तो नहीं मुल्क चल सकता ना। सही है। मुल्क के मे अभी बी क्या ये एक मुल्क को कहाँ माइंडसेट पे को रिफ्लेक्ट कर रहा हो कि तहरीक इंसाफ में आने वाले दिनों में कोई -1 की कोई तैयारी हो रही हो इस इन्हीं के कोई हुकूमती -1 कॉरिडोर्स नहीं के अंदर, चलेगा पावर कॉरिडोर्स के अंदर ना कोई। सोचा जा रहा हो। ज़ाहिर आगे कुछ देखिए, इंपॉर्टेंट फैसले आने खान साहब के हवाले से, मजीद जेएचक्यू हमला केस का मामला है, बाकी केसेस हैं। समर भाई, ना तो इमरान खान के बगैर कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, हम्म। और ना ही कोई ये सोच सकता है तहरीक इंसाफ में। तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है, और इमरान खान ही पीटीआई है, और तहरीक सही है। इंसाफ है। ये गलतफ़हमी में कोई अच्छा, ना ये रहे कि जिनके पास हैं या वो इस तरह के कोई फैसले हो जाएँगे, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अफनान साहब, आप वैसे उन्हें तो मशवरा दे रहे हैं मुतबादल क़यादत का, आपकी अपनी पार्टी में कौन सी मुतबादल क़यादत सामने आई है? वो आज असद कैसर साहब ने कहा तो ठीक ही है, उन्होंने कहा कि या तो मियाँ साहब से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, फिर उनसे मरीम नवाज साहबा से आगे वो आज असद कैसर साहब ये कह रहे थे कि आगे उनके बेटे जो हैं जुनैद सफदर साहब, वो तैयार हो जाएंगे आगे उनके पीछे लग के आपकी सियासत करनी। वो कह रहे हैं आपने कौन सी मुतबादल क़यादत दी है? वो एक ही खानदान के अंदर ही सिलसिला चल रहा है सारा। नहीं, देखिए, हमारी जो पार्टी है उसके अंदर बहुत सारे जो है वो नौजवान जो है वो सामने आए हैं, और बातदरीज और आगे आ भी रहे हैं। तो उनका खाली मतलब ये एक इमरान खान की पार्टी की हद तक क़यादत नहीं की था। ये बात तो हो रही है ना। जो पार्टी की क़यादत नहीं, तो वो तो आपकी टियर 1, टियर 2, टियर 3 लीडरशिप सारी की सारी तब्दील होती है ना वो हम्म। ये। और देखें, बात ये है कि इमरान खान साहब का इंटरेस्ट नहीं है। वो कहते हैं मैं हूँ तो ठीक है, वरना बेशक पाकिस्तान ही ख़त्म हो जाए। तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो आगे से कोई अपनी क़यादत जो है उनको लेके आएँ। और ये बड़े अफ़सोस की बात है जो ये हमें बार-बार उधर लिंक कर देते हैं। आपको याद है, इमरान खान साहब एक बिज़नेसमैन थे, जहाज़ लेके नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गए थे, और कैसे उनकी बाँछें जो हैं वो खिल गई थीं, और उनकी जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे थे, दाँत अंदर नहीं जा रहे थे। तो वो आप हमें उनसे लिंक कर, हमने तो उनके खिलाफ जंग जीत ली है भाई। आप तो हमने उनके खिलाफ एटमी धमाके किए हैं। हमने उनके खिलाफ जो है ये थोड़ी होता है कि आप जो है वो बयान दे दें और उसके बाद जाके जो है वो जाके मुलाकातें करें, और बड़े जो है वो मुस्कुराएँ, और उधर जाके कहें कि जी फ़ौज और जो ये आईएसआई है ये दहशतगर्द पालती है पाकिस्तान के अंदर। ये आपके कारनामे आप हमें कह रहे हैं कि और एक वाक़या हुआ जिसके अंदर जहाज़ गिर गया, जो एक अफ़सोसनाक वाक़या है। हम्म। कोई भी ये नहीं कह सकता कि अफ़सोसनाक नहीं है, उसके ऊपर कंडेमनेशन जो है वो आई है। और अफसोस मियाँ का नवाज़ इजहार। शरीफ साहब बहुत सीनियर
बहुत सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान के सबसे सीनियर सियासतदान है, वो किसी के कहने के ऊपर बयानात नहीं देंगे। वो जो बेहतर सही है। समझते होंगे वो करेंगे। उन्होंने माजी में जितनी इस मुल्क की खिदमत की है, इमरान खान साहब तो उसके 1/100 भी नहीं कर सकते आज तक। तो वो आके हमें अगर कहें कि जी नरेंद्र मोदी जो है वो, भाई आप ना जाते ना उससे मिलने के लिए हिंदुस्तान, आपको सही है। इतना आप जाके उसे मिल भी रहे हैं, उसको आप अपना बैठ दिया, अपना साइन करके बड़ा तस्वीरें सही खिंचवाई, है। ना करते ना फिर आप। चले मैं अर्ज करूं समर भाई। जी जी जी, क्विकली इस पे आप रिस्पॉन्ड कर ले, फिर हमने आगे बढ़ना है जी। मोदी अगर किसी चीज का वो हवाला देता है ना, तो वो नवाज शरीफ की दावत का हवाला देता है कि मैं काबुल में था और मुझे कहा कि जी, मैंने कहा मेरे पास तो कोई वीजा शीजा भी नहीं। कहते छोड़े वीजा, तो बगैर वीजा के आपने बुलाया, अपनी शादी में शिरकत करवाई, और फिर आप पूरे जंग के दौरान पूरी कौम इकट्ठी रही, फौज के साथ खड़ी रही और इंडिया के खिलाफ बोलती रही, और आपका लीडर खामोश रहा। फिर भी आप कहते हैं कि जी हम मुहब्बी वतन है। तो बड़ी अफसोस की बात है, हम सारे मुहब्बी वतन सब है, ही कोई मुहब्बे वतन है। वो नहीं हो सकता। लेकिन ये कम से कम जो है ना, ये अपने आप को कोई सुपीरियर ना समझे कि बस आप ही हैं इस मुल्क के सब कुछ। ऐसा नहीं है, हम ठीक सब है। इस मुल्क के दावेदार हैं, मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह, बात ऐड मुल्क के करना साथ चाहूँगा। जी जी खड़े जी जी, इरफान साहब। देखिए, आप लोगों की सीनियर लीडरशिप ये फरमाती थी कि अगर जंग जीतनी है तो इमरान खान को बाहर निकालो। किधर गया वो आपकी, किधर गई आपका वो नैरेटिव? हम्म, आपके लोग ये बैठ के हिंदुस्तान की लाइन टो नहीं, कर रहे थे सोशल आपके मीडिया कौन के से ऊपर। लीडर ने किधर तलवार गई उठा वो के सारी वो की सारी बातें? आपके कहते हैं। आपका कासिम सूरी, शहबाज गिल, जरदाज गुल मजाक उड़ाते थे शोधा का और फौज का। जब जंग लगी हुई थी आप हमसे कह रहे हैं। आपके लोग नहीं इंडिया की यार, लाइन टो करते थे। आपका सोशल मीडिया जाके देख ले, शौकत साहब आप नहीं, नहीं कर रहे होंगे, आपके लोग करते थे ये वाला काम। आप जाके उनका आप आपके 5 से वजीर 10 मई की निकाल के देख ले, उनकी जो इत्तेफाक पोस्ट के है, उनकी जो दौरान ट्वीट भी है, आपको पता चल जाएगा वो क्या कर रहे थे। थे, उनकी लाइन ठीक थी। ये आपके वजीर इत्तलात ने भी कबूल किया है, ये आपके आईएसपीआर ने भी नहीं कबूल कबूल किया किया, है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आप जाके देख लें। अगर चले आप मेरी बात डिजिटल पे, आप कासिम सूरी का, शहबाज गिल का, जरताज गुल का जाके ट्विटर का अकाउंट देख सही है। लें। अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं आ रही, आप चले 5 से 10 मई का खामोश खोल के आज जाके देख लें। खामोश थे। जवाब सिर्फ हमारे, जिनको आप डिजिटल दहशतगर्द कहते थे ना, आप सारे लोग तो थे वही हिंदुस्तान के साथ मिल जवाब। गए थे। आप लोग खुश थे कि पाकिस्तान पे हमला हो गया है। अब पता चलेगा नहीं, इनको, अभी अब चलो फौज उन्हें को पता रिस्पॉन्ड तो चलेगा करने दे कि जरा पहले हमसे लड़ रहे शौकत थे। साहब को। जी हमारी फौज ने जंग जीती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है। तो वो क्रेडिट आप ना लिए, कौम को क्रेडिट देना चाहिए। सही है। आपने कौन सा, आपने तो लीडर ने तो मुजम्मत तक नहीं की थी। तो फिर आप बहरहाल लोगों ने चले क्या ये किया था अभिनंदन वाले में? अभिनंदन में आप लोगों ने क्या किया था फिर? आज के शो में इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।